अब मुझे बताओ जो मैंने मानी है बचत वो कितनी है, मानी हुई 14 है, लेकिन किताब के अंदर यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना है, 6300 रुपये है। ठीक है भैया, तो यहां पर कर दिया मैंने 6300। ये तरीका है मेरा कंपैरिजन वाला तरीका, यानी तुलनात्मक तरीका, फंडा। मैंने दोनों की तुलना कर दी, यानी कि जो मानी हुई है बचत वो है अपनी 14 और जो किताब के अनुसार बचत है वो कितनी है, 63 है। मैंने दोनों को बराबर रख दिया। अब मुझे यहाँ से एक का मान मिल जाएगा। जब एक का मान मिलेगा तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा उसकी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। तो जय हिंद साथियों, प्रेम के इस मंदिर में आप जैसी पवित्र आत्माओं का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको सिखा रहा था प्रतिशत। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप प्रतिशत को यानी परसेंटेज को सीख जाते हो, उसके साथ खेलना, कहाँ पर परसेंटेज हमें काम आएगा, कहाँ पर फ्रैक्शन काम आएगी, ये आप अगर सीख जाते हो, ये आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो आप ये समझ जाओ कि आप पूरे मैथ का 25 से 30% हिस्सा बड़ी आसानी से सीख चुके हो, यानी सवालों को आप बड़ी आसानी से हल कर लोगे। आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाएगी। तो चीज़ों को सीखना अलग बात होती है, पढ़ना अलग बात होती है। तो परसेंटेज में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। चीज़ों को बढ़िया से समझना। आय और व्यय का अगर मैंने नाम लिया तो आय जो बनती है हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनती है। कैसे? अगर मेरे पास कुछ सैलरी है तो उसमें से मैंने कुछ कर दी खर्च करने के बाद जो मेरे पास बची हुई और जो खर्च की है, दोनों को मैं मिला दूं तो मुझे आय मिल जाएगी, यानी कि वेतन, सैलरी मिल जाएगी। तो मैं 2 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट लूंगा समझाने में आपको, फिर सवालों को करेंगे। यानी कि मैंने अभी कहा कि अगर मुझे अपनी आय जाननी हो तो कैसे जानेंगे, कि मैंने जितना खर्च किया है और प्लस जो मेरे पास बचा हुआ है यानी मौजूद है, बचत है, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, आय मिल जाएगी। ये एक बेसिक सी बात है। दूसरा, अगर आप कहोगे कि मुझे अगर अपना खर्च निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि आपको खर्च निकालना है तो आप अपनी आय में से बचत कम कर दो, यानी बचत आय में से माइनस हो जाएगी। तो आप कहोगे आय और माइनस बचत, तो ये बन जाएगा हमारा खर्च। अगर आपको बचत निकालनी है, मुश्किल से बस खत्म हो गया। फिर आप देखो क्लास कैसे बेहतरीन तरीके से बताता हूं, ट्रिक बताऊंगा। टोटल ट्रिक से हम कैसे करेंगे, 100 मान के सवालों को करेंगे, एक्स उक्स का कोई झंझट नहीं, मिनटों में आपके आंसर आएंगे और आप चीजों को सीखोगे भी, क्योंकि आप बढ़िया से जानते हो कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि 100% होती है। चाहे वो मेरे हाथ में एक कैप ही क्यों ना हो, जो आपके हाथ में पेन है वो पेन भी क्या है, अपने आप में 100% है। बस सवाल हो जाएंगे बड़ी आसानी से। तो मैं यहाँ से बचत बता रहा था कि अगर मुझे बचत यहाँ से निकालनी हो, यहाँ से तो कैसे निकालूंगा, आय में से खर्च कम कर दूंगा। तो आप कहोगे आय में से सर जी खर्च को निकाल दो। क्या निकाल दो, खर्च निकाल दो, तो आपका बचत आ जाएगी। तीनों चीजें आ गई। हालांकि ये जो 2 चीजें आई हैं ये इस पहली वाली चीज से ही मिलकर बनी हुई हैं, यानी कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। और यहां से खर्च निकालना हो तो हम आय में से बचत निकाल देंगे, और अगर बचत निकालनी हो तो हम आय में से खर्च निकाल देंगे। ये तो थी एक बेसिक सी बात जो आपको ऑलरेडी पता होगा, इतना मुझे भरोसा है। अब बात आती है सवालों को करेंगे कैसे। सवाल आपके सामने है, देखो इस तरह का सवाल अगर आप कर पाओगे तो कितना मजा आएगा। और वैसे ही करेंगे जैसे कि हम ट्रिक से करते हैं, और ट्रिक से ही मैं आपको कराऊंगा भी। चीज़ों को बस समझना है, आपकी मेंटेलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, बच्चों वाला दिमाग नहीं रखना, एक कदम आगे सोचना पड़ेगा। कैसे सवाल में देखो क्या है, वो कह रहा है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये हो तो उनकी कुल आय कितनी है। अब यहाँ पर हमसे कुल आय पूछा गया। कुल आय में से 20% मकान पर खर्च हो गई, और जो शेष बची है उस शेष का भी 70%। अब शेष का 70% का क्या मतलब है, क्योंकि अगर शेष भी है ना भाई तो वो शेष भी अपने आप में 100% होगी। समझ रहे हो बात को, मैं यही आपको बताना चाह रहा था। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, सवाल को समझ रहा हूं, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अपने आप में पूरा का पूरा 100% है। अब मैंने इसको ऐसे खोला, अब खोलने के बाद ये जो आप कैप देख रहे हो, कैप, ये कैप जो है इस मार्कर का ही हिस्सा है ना, लेकिन ये कैप भी अपने आप में 100% है भाई। ऐसे ही सवाल के अंदर बोला गया है कि उन्होंने कुल अपनी आय का 20% किराए पर खर्च कर दिया, और जो उनके पास बचा उसका 70%
अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिया तो उनके पास बचत 1800 रुपये बची। बात पल्ले में आ गई ना। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है जब वो किसी चीज़ से जुदा हो जाए। तो यहाँ पर देखो मैंने माना कि श्रीमान जो है उनकी आय 100 है, उनकी आय कितनी है 100 है। और मैंने इस 100 मानने का फंडा आपको बताया था कि जब यूनिट हमारे पास परसेंटेज में होंगी तो हम 100 मान लेंगे, और जब यूनिट हमारे पास परसेंटेज में नहीं होती है तो हम वहां पर x मानते हैं। ये आपको बढ़िया से पता होगा और मैं फिर दोबारा से बता दिया इस चीज को। अब देखो वो कह रहा है कि उन्होंने 20% अपनी कुल आय का मकान पर खर्च कर दिया। अब मुझे बताओ उन्होंने मकान पर, देखो बहुत शॉर्ट करूंगा इसको, एक एक स्टेप बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो मकान पर खर्च किया उन्होंने 20, यानी आप कह सकते हो कि 100 में से 100 रुपए, ऐसे मान लो 100 रुपए हैं, 100 में से 20 उन्होंने खर्च कर दिए मकान पर। तो बताना भैया शेष कितने बच गए, यहां पर शेष कितने बच गए। तो आप कहोगे 100 में से 20 चले गए तो यहां पर 80 बच गए। कितने बच गए 80। अब मैं देखो एक ही बार में सवाल को हल करने वाला हूं। यहां पर 80 बचा। अब ये 80 अपने आप में 100% होगा। अब वो ये कह रहा है कि शेष का 70% उन्होंने घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया। अगर 70%, इस शेष का 70% खर्च हो गया, कितना हो गया भैया, ये खर्च हो चुका है, तो बचा कितना। ये बात यहां पर आप अपनी थोड़ी सी मेंटेलिटी को बढ़ाओ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा गहन अध्ययन करो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 80 जो बचा ये अपने आप में 100% है। अब 100% में से ऐसे मान लो कि 80 रुपए हैं, ऐसे समझो कि 80 हैं, और 80 रुपए में से 70 रुपए खर्च हो गए, तो कितने परसेंट बच गए। आप कहोगे 30% बच गए। मैं डायरेक्ट सवाल को हल कर रहा हूं। देखो यहां से एक कमान मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब मैंने ये कहा कि 80 का 70% हो गया खर्च, तो मुझे ये बताओ बचा कितना। तो आप कहोगे 30% बच गया। कितना भैया, 30% बच गया, यानी कि ये आ चुकी है बचत। बस अगर ये बचत है, लेकिन अपने सवाल के अंदर बचत कितनी है 1800 रुपए। कितनी भैया, 1800 रुपए बचत है। कंपैरिजन वाला तरीका, कंपैरिजन वाला तरीका, सवाल आपका अब हल हो जाएगा। तो यहां पर परसेंटेज है, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। इसको आप डिवाइड कर लो, 3 से मैं डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18 यानी 600 हो जाएगा। 4 से इसको काटूंगा तो 4 दूनी आएगा 8, और 4 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60 यानी कि 150 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 2 बराबर कितना आया 150, 2 बराबर 150। तो बताओ 2 से अगर मैं 150 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 बराबर कितना आएगा भैया, 1 बराबर आएगा 75। 1 बराबर 75 आ चुका है। देखो एक ही बार में सवाल को हल कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा था अपना दिल दिमाग खोल के बैठना। ठीक है भैया, पूरा अगर आपने क्लास देख लेना तो आपको एक गजब तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कुछ सीखा है, और मेरा लक्ष्य है सिखाना, मैं सिखा के मानूंगा। एक कमान कितना आया 75, ये कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको करके बताई। यहां पर आंसर कितना आया, 1 बराबर 75। उसने पूछा है हमें कुल आय कितनी है। अब आप खुद सोच के बताओ, मैंने कुल आय कितनी मानी थी, मैंने कुल आय मानी थी 100। तो 1 बराबर अगर 75 है तो 100 बराबर कितना होगा, 100 बराबर कितना होगा जरा बताओ। कोरिया का बालक बता देगा इतनी बात को। अब इतनी बात को तो अब कोरिया का बालक बता देगा। आय मैंने 100 मानी थी, 1 बराबर 75, तो 100 बराबर कितना, आप कहोगे 75 गुणा 100 बराबर कितना आएगा 7500। बस यही क्या है इस सवाल का सही उत्तर है। हाँ, यही सवाल का सही उत्तर है। बताओ मैंने कुछ किया, इतना बड़ा सवाल इतने ही कम समय में हो गया, लेकिन इससे मैं और भी ज्यादा शॉर्ट कर सकता था। मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप पहला सवाल था, आप शायद भ्रमित हो जाते, आप नहीं पकड़ पाते बात को। लेकिन अगला सवाल मैं और भी ज्यादा शॉर्ट करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर क्लास को देखना दोबारा से, तो आपकी गलती है। इसका मतलब है कि आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनाए हुए हो। आगे देखना सवाल नंबर अगला, यह हमारा सवाल का जवाब है। सवाल ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी 7500, 7500 रुपए उनकी क्या है आय है। अगला सवाल देखेंगे। देखो सवाल में क्या कहा गया कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, व्यय मतलब खर्च करता है, तथा शेष आय की बचत करता है। यदि बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय कितनी है। उसकी कुल आय पूछ रहा है और बचत हमें दे रखी है 6300 रुपये। कितनी है भैया बचत, 6300 रुपये है। देखो इसको कितनी भी आराम से बनाएंगे, इस सवाल को भी बहुत आराम से बनाएंगे। और हमसे क्या पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा गया है, हमसे वो सीधा सीधा कह रहा है कि भैया उनकी कुल आय बताओ। तो हमारा हक के बनता है, परसेंटेज में चीजें हैं यहाँ पर, तो हम 100 मान लेंगे। तो मैंने मान लिया कि 100 है,
उनकी आय मैंने मानी 100। अब इस 100 में से उसने कहा कि 24% मकान पर खर्च हो गया। ठीक है भैया, हमने कहा कि उन्होंने इसमें से 24 मकान पर खर्च कर दिया। मकान पर खर्च किया कितना? 24। अब मुझे ये बताओ, अगर उन्होंने मकान पर 24 खर्च कर दिया तो वो कह रहा है कि अच्छा किराए पर, मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर। चलो 62% कर दिया उन्होंने परिवार पर, यानी आप ऐसा मानो कि 100 में से 24 रुपये मकान पर और 100 में से 62 रुपये क्या बोलते हैं परिवार पर खर्च कर दिया। अब दो चीज़ों पर खर्च हो चुका है, तो अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने परिवार पर 62 किया है, परिवार पर 62 रुपये खर्च कर दिया ऐसे मान लो, तो टोटल कितना खर्च हो चुका है उनका अब तक? इस 100 में से टोटल वो कितना खर्च कर चुके हैं, वो जो व्यक्ति है, वो जो आदमी है, वो टोटल कितना खर्च कर चुका है। तो आप कहोगे दोनों को जोड़ दो, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि परिवार और मकान दोनों पर मिलाकर कितना खर्च हो चुका है। तो 2 और 4 कितना हुआ? 6। यहाँ पर 6 और 2 8, यानी कि आप कह सकते हो कि 100 में से 86 वो अब तक मकान के किराए और परिवार पर खर्च कर चुके हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब 100 में से 86 खर्च हो चुका है, ये क्या है भैया? ये सब खर्च हो चुका है और उनकी आय कितनी थी? 100 थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये बताओ कि उनके पास बचा कितना? अब उनके पास बचत कितनी रह गई उनकी? तो आप कहोगे कि 100 तो उनके पास आय थी, खर्च कर दिए उसमें से 86 रुपये 100 में से, तो कितने बच गए? तो आप कहोगे 100 में से 86 कम कर दो, बचत बच जाएगी उसकी। तो कितनी बचेगी? 10। 10 में यहाँ 4 आएगा, है ना, और यहाँ पर कितना आएगा भैया? 9 और 1 कितना? 16 आ जाएगा ना, 14 आ जाएगा। यानी कि उनके पास जो बचत बची है वो कितनी है? 14 है। अब मुझे बताओ, जो मैंने मानी है बचत वो कितनी है? मानी हुई 14 है, लेकिन किताब के अंदर यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना है? 6300 रुपये है। ठीक है भैया, तो यहां पर कर दिया मैंने 6300। ये तरीका है मेरा कंपैरिजन वाला तरीका, यानी तुलनात्मक तरीका, फंडा। मैंने दोनों की तुलना कर दी, यानी कि जो मानी हुई है बचत वो है अपनी 14 और जो किताब के अनुसार बचत है वो कितनी है? 63 है। मैंने दोनों को बराबर रख दिया। अब मुझे यहाँ से 1 का मान मिल जाएगा। जब 1 का मान मिलेगा तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा उसकी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो इसको काटेंगे हम, 7 से काट लो, 7 दूनी 14 और 7 नम 63, कितना हो जाएगा? 900। और जब 2 से मैं 900 को भाग करूंगा तो 1 का मान कितना आएगा? 450। कितना भैया? 450 आ चुका है। अब एक चीज बताओ, 1 बराबर 450 है, मुझे निकालनी है आय। मैंने यहां पर क्या मानी है? ये आय ही तो मानी है मैंने। आय कितनी? 100 मानी है मैंने उनकी। तो 1 बराबर अगर 450 है तो 100 बराबर कितना? तो आप कहोगे दोनों की गुणा कर दो, तो यहां पर हमारी आय निकल जाएगी। क्या भैया? आय निकल जाएगी। तो आप कहोगे 100 और गुणा 450 बराबर 450 और 2 जीरो ये वाले, यानी कि उनकी जो आय है वो कितनी है भैया? 45,000 रुपये। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या है भैया? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 45,000 रुपये उनकी क्या है भैया? उस आदमी की आय है। ये सवाल का जवाब बनेगा ऑप्शन सी बन जाएगा। कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी बन जाएगा, 45,000 रुपये। देखो एक सवाल जो मैं शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि आय बराबर खर्च प्लस बचत कैसे होगा, सवाल आपके सामने आ गया होगा। देखो पढ़ो इसको। वगैरह अगर राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितना बढ़िया सवाल है। यहाँ पर हमें सिर्फ रेशियो और परसेंटेज दे रखा है और उसी से ही हमसे उसने ये पूछा है कि उसकी बचत में पहले से कितने % की वृद्धि हो गई। तो देखो बड़ा ही बेहतरीन सवाल मैं मानूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ यूनिट नहीं दे रखी है, सिर्फ परसेंटेज और रेशियो यानी कि अनुपात दे रखा है और इसी के साथ कलाकारी दिखा के हमें अपने सवाल का जवाब लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? अब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अपने पास व्यय यानी जो सवाल के अंदर है वो व्यय है और दूसरा दे रखा है बचत, दूसरा बचत, और इन दोनों का अनुपात है। वो कह रहा है व्यय और बचत का अनुपात जो है वो 3 और 2 के अनुपात में। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने शुरू में आपको जो बताई थी बात यानी कि कंडीशन जो फॉलो आपसे करवाई थी वो क्या थी? मैंने कहा था कि जब हम व्यय और बचत दोनों को मिला देंगे तो हमारी आय बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो यहां पर अगर मैं कहूं कि इसकी आय कितनी होगी सॉरी, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे इन दोनों को मिला दो। मिलाने का मतलब क्या है? 3 और 2 को जोड़ दो, तो 3 2 5,
यानी कि बिना किसी दिक्कत के हमें आय पता चल चुकी है कि हमारी आय कितनी है भैया, 5 है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। व्यय और बचत को जोड़ दूं तो मेरा आय निकल जाता है, मुझे आय अब पता चल गया। अब सवाल के अंदर उसने ये बोला हमसे कि उसकी आय में 10% की वृद्धि, आय ये है, इसमें 10% की वृद्धि, और वो कह रहा है और उसकी व्यय में भी यानी खर्च में भी 12% की वृद्धि हो गई। अब एक चीज मुझे सोच के बताओ, अगर ये 5 है, अगर इस 5 में मैं 10% की वृद्धि करूंगा तो हो जाएगी, लेकिन पॉइंटों में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। तो मैं अपनी तरफ से ये जो रेशियो मैंने बनाया है, अपनी तरफ से मैं यहां पर 0 बढ़ा रहा हूं। इसको 5 को कर रहा हूं 500, और इस 3 को कर रहा हूं 300, और इस 2 को कर रहा हूं 200। हालांकि आप बढ़िया से जानते हो कि अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं, सब 0 से 0 कट जाएंगे तो रेशियो क्या मिलेगा? 5 3 2, वही मिलेगा। बस मैंने ये इसलिए किया है ताकि मेरा जो उत्तर है जब मैं वृद्धि करूं तो हमारा जो आंसर निकल के आए वो पॉइंटों में निकल के ना आए। तो यहां पर अब देखो, वो कह रहा है कि उसने आय में 10% की वृद्धि कर दी। कितनी भैया? 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि का क्या मतलब है? 10% की वृद्धि का मतलब फ्रैक्शन में बदलोगे, होल वैल्यू निकालना आप जानते हो। देखो बता देता हूं, यहां पे 10% है, वृद्धि हो रही है, होल वैल्यू निकालो कितना आएगा? 11/10। फ्रैक्शन में बदलोगे 1/10, ऊपर जाके जुड़ जाएगा 11/10 हो जाएगा। ये गुणा कर देंगे हम 500 की, 500 में तो हो रही है वृद्धि, यहां से ये कटेगा 11 पंजे 55 यानी कि 550। ये मैंने बताया, अगली बार नहीं बताऊंगा। तो यानी कि जब यहां पर 10% की हो गई वृद्धि तो ये 500 रुपए बढ़कर कितने हो गए? 550 हो गए। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि उसका जो व्यय है, उसके व्यय में भी क्या हो गया? 12% की वृद्धि हो गई। अब मुझे बताओ, जब खर्च बढ़े, आदमी की आय बढ़ती है तो खर्च तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अब मुझे 300 रुपए हैं, जो पहले 300 रुपए खर्च कर रहा था और 200 बचा रहा था, अब उसने 12% की इसमें वृद्धि कर दी। तो आप कहोगे 12% की वृद्धि हो गई, तो आप 12% का क्या निकालोगे? होल वैल्यू कितना निकालोगे बताओ? 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 से 25 बार, तो ये बनेगा 28/25। कितना? 28/25 की गुणा करोगे। यहाँ पर देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये होल वैल्यू से कर रहा हूँ। होल वैल्यू मैंने आपको सिखाई है। अगर आपको नहीं पता है और आप नए हो चैनल पर तो आप पुरानी क्लासेस जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि होल वैल्यू कैसे अप्लाई करते हैं। तो 25 से काटूंगा, 25 चौका 100, 4 तिया 12 और 12 ठे 96 का 6 यहाँ से लगे 9 और 12 दूरी 24, 24 और 6 कितना होगा? 33, यानी कि 336। यानी 300 से बढ़कर जब इसमें 12% की वृद्धि हो गई, प्लस लगा देता हूँ यहाँ पर प्लस का निशान, जब वृद्धि हो गई तो 300 रुपये बढ़कर कितने हो गए भैया? 336 रुपये हो गए। ठीक है। अब वो हमसे ये कह रहा है कि पहले से उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो गई। अब मुझे ये बताओ, पहले उसका आय था 500, बाद में कितने हो गए? 550। पहले उसकी जो खर्च था 300, अब कितने हो गए? 336। क्योंकि उसकी आय बढ़ गई तो उसका खर्च भी बढ़ गया। अब मुझे ये बचत निकालनी है, कैसे निकालूं बताओ? तो आप कहोगे इस आय में से 336 निकाल दो तो आपको बचत मिल जाएगी। यहां पर आपको क्या मिल जाएगी? बचत मिल जाएगी। तो घटा लो इसमें से, देखो 10 एक इधर लूंगा, 10 में से 4 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो यहां पर बना 4, यहां पर 4 बचा, और 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1, और यहां पर 5 में से 3 जाएगा 2। यानी आप कह सकते हो कि अब जो उसकी बचत है, पहले 200 बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है? 214 रुपए बचा रहा है। इसका मतलब आप सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि पहले से उसकी जो बचत है वो कितनी इंप्रूव हो गई, कितनी बढ़ गई। तो आप कहोगे 14 रुपए बढ़ गई। कितनी? 14 बढ़ गई। बस यही परसेंटेज में बनाना है हमें। परसेंटेज में पूछा है उसने, परसेंटेज में पूछा है। पहले 200 थी, अब 214 हो गई, तो बढ़ी कितनी? 14 बढ़ी। किससे बढ़ गई? किससे? जिससे। जब भी राइमिंग आएगी उस चीज को हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। यानी 200 से बढ़ गई। परसेंट के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंट का लगाते हैं निशान। तो यहां पर हम हल करेंगे तो इससे कटेगा, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 से आप काटोगे 7 बार कटेगा। यानी कि पहले से जो उसकी बचत है वो 7% बढ़ चुकी है। और ये इस सवाल का प्रॉपर जवाब है। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? 7% हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा ए। ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ए बन जाएगा। एक सवाल और देखेंगे, देखो बहुत आसान सवाल है ये भी, देखो बना पाओगे क्या आप? सवाल के अंदर कहा गया है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत है, उसकी मासिक बचत कितनी है, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो सवाल आपके सामने है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं और इसको हम करना शुरू करेंगे। देखो
मेरा जो मकसद रहता है ना वो ये रहता है कि जब आप, हालांकि जो पुराने हैं मेरे व्यूअर जितने भी लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उनको तो सब पता है मैं कैसे होल वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। जो नए लोग आते हैं उनको थोड़ा धीरज रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ नई जब सीखते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्रांति आती है तो भैया हलचल तो मचती है थोड़ी बहुत। तो ये गारंटी है कि आपने अगर यहाँ सिर्फ आपने 3 मिनट भी बिताए, सिर्फ 3 मिनट, गारंटी देता हूँ चौथे मिनट आप खुद वीडियो को छोड़कर नहीं जाओगे, ये एक वादा है मेरा। अगर आपको सीखने की ललक है तो सवाल आपके सामने यहाँ पर देखना क्या बोला कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। क्या हमें वेतन पता है? नहीं पता। जब मुझे वेतन नहीं पता है तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि जो वेतन है वो मैंने 100 मान लिया, 100 वेतन है। अब 100 में से उसने 20 कर दिया, 20% खर्च कर दिया। 20% खर्च का मतलब क्या हो गया कि 20 उसने 20 बचाता है, खर्च नहीं करता, बचा रहा है। वो कह रहा है 20 बचाता है, उसने 20 भैया बचाया। अब उसकी बचत कितनी है? उसकी बचत है 20, या इसको 100% मान लो, इसको 20%, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। कभी आप सोच रहे हो कि आपने 20 मान लिया या 20% क्यों नहीं माना, तो 100% मैंने माना, 20% खर्च हो गया। अब वो ये कह रहा है कि उसका मासिक व्यय कितना है भैया? 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये बचत है ये। अब मुझे बताओ उसका वेतन तो था 100, उसने बचाया कितना? 20। तो अब मुझे इतना बता दो कि उसका खर्च यानी कि व्यय कितना है, उसका व्यय कितना है। तो आपका वो जब वो 20 बचा रहा है अपना 100 में से तो भैया 80 होगा, हाँ है ना? कोरिया का बालक बता देगा इतनी बात को। जब उसकी आय यानी कि वेतन 100 है, उसने बचाया है 20, तो इसका मतलब 80 उसने खर्च कर दिया। जब उसने 80 खर्च कर दिया, लेकिन किताब में हमारे दे रखा है, यानी कि सवाल में हमें दे रखा है 6,000 रुपये खर्च करें। हमारे अनुसार उसने 80 रुपये खर्च करे हैं, लेकिन किताब के अनुसार उसने 6,000 रुपये खर्च किए हैं। तो 80 बराबर क्या होगा भैया? 80% बराबर 6,000। बोलो भाई हाँ या ना? हाँ या ना? तो 0 से 0 काट लेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 15 चौका 60, यहाँ पर 0 बच गया, 150 हो जाएगा। 2 से 150 को डिवाइड करूंगा तो 1% बराबर कितना आएगा बताओ? 75। 1% बराबर 75 आ चुका है। लेकिन उसने हमसे ये पूछा है उसकी मासिक बचत कितनी है, उसने आय नहीं पूछी। अगर वो आय पूछता तो मैं इस 100 में गुणा कर देता। पूछी क्या है? बचत। और बचत कितनी है उसकी? बचत है उसकी 20%। बचत कितनी है? 20% है। तो आप मुझे ये बताओ 1% बराबर अगर 75 है तो 20% बराबर कितना होगा? ये बचत निकल के आ जाएगी। बड़ा देखो आसान है। आसान तब है जब हम सीक्वेंस से चीजों को सीखते हैं। तो 1% बराबर 75, 1% बराबर 75, तो 20% बराबर कितना? 20% बराबर कितना? ये निकल के आ जाएगा। तो यहां से दोनों की गुणा करेंगे तो 75 दूनी कितना होता है? 150, और 0 ये वाला, यानी कि 1,500 रुपये वो क्या करता है भैया? बचाता है। और यही क्या है? इसका सही उत्तर है, सही जवाब है 1,500 रुपये। 1,500 रुपये उसका सही जवाब है। यानी कि आंसर कौन सा रहेगा? आंसर रहेगा यानी उत्तर रहेगा पहला वाला, ऑप्शन ए, 1,500 रुपये। देखेंगे एक सवाल और, एक सवाल और देखेंगे, कितना अच्छा सवाल है ये भी, कर लोगे आराम से, मुझे पूरी उम्मीद है। देखो सवाल में कहा गया सवाल में कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% तो उसके व्यय में परसेंटेज वृद्धि है, यानी प्रतिशत वृद्धि है का मतलब है कितनी वृद्धि है। तो देखो कितना अच्छा सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं किया है उन्होंने हमें सिर्फ अनुपात दिए हैं। और अनुपात कौन कौन से हैं? यानी खर्च का अनुपात है और बचत का अनुपात है। जब खर्च और बचत हमारे पास है तो हम आय तो आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये मिटा लेते हैं यहां से। सवाल आप हमारे और आपके सामने है, देखो कैसे बनाएंगे। उसने हमें 2 चीजें दी हैं। पहला दिया है उसने व्यय, और दूसरा दिया है उसने बचत। 2 चीजें अपने पास हैं और दोनों का जो अनुपात है वो 5:1 है, 5:1। यानी आप कह सकते हो कि 5 रुपए वो खर्च करता है और 1 रुपया बचाता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा क्या बनेगा? आय बन जाएगा। ये मैंने आपको इसीलिए शुरू में बताया था कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत।
तो यहां पर अब मैं इसको अगर अनुपात में बना लूं सबको तो कितना बनेगा 5 और 1 6, तो ये बनेगा मेरा क्या, आय बन जाएगी 6, खर्च किया 5 तो बचा कितना 1। ठीक है भाई, यहां तक बात हो गई खत्म। फिर कह रहा है यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, उसका जो वेतन है वो 25% बढ़ा दिया, वेतन मतलब आय। अब एक बात बताओ, अगर ये 6 है, अगर मैं इसको 25% बढ़ाऊंगा, बढ़ तो जाएगा, लेकिन 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 पॉइंटों में आंसर आएगा, और पॉइंटों में हमें लाना नहीं है, क्योंकि अगर हम पॉइंटों में लेके आएंगे तो हमें कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आएगी और कैलकुलेशन हम कर भी नहीं पाएंगे बढ़िया से। तो मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा लेता हूं। तो 6 का बन गया 600, 5 का बन जाएगा 500 और 1 का बनेगा 100, 1 का बन जाएगा 100। हालांकि मैंने कुछ नहीं करा, आप अच्छे से जानते हो कि अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं, 0 से 0 कटेंगे, सारे कट जाएंगे, तो 6 5 1 ही बचेगा। अब मुझे बताओ, उसने कहा कि उसका जो वेतन है भैया उसमें कितने परसेंट की, 25% की वृद्धि कर दी। तो 25% वृद्धि का क्या मतलब है, होल वैल्यू निकाल लोगे, होल वैल्यू कितनी आएगी, 25 चौका 100, फ्रैक्शन में बदलोगे तो 5/4 हो जाएगा, कितना 5/4। यानी कि आप कह सकते हो कि जब इसमें 25% की वृद्धि कर दी तो ये 600 कितना बनेगा, 600 गुणा 5/4 ऐसा कर सकते हो। तो यहां पर कितना आएगा देखना भाई, ये आ जाएगा, ये कटेगा 15 बार कट जाए, 15 चौका 60, 15 यानी कि 150, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 यानी कि 750। या उसकी जो आय मैंने मानी थी 600, और जब 25% की हो गई वृद्धि तो ये कितना बन गया, 750 बन चुका है। अब आगे उसने क्या बोला, सवाल में आगे बोला गया बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दिया, जो उसकी बचत है वो 15% बढ़ा दिया। तो 100 पर 15% बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हुआ, 115। ये तो आप निकाल ही लोगे बखूबी, तो ये बनेगा 115, यानी बचत उसकी अब कितनी हो चुकी है, 115 हो चुकी है। अब वो कह रहा है कि जो व्यय है उसका, है ना, तो उसके व्यय में कितने परसेंट वृद्धि होगी, व्यय में कितने परसेंट वृद्धि होगी। आप जान चुके हो अच्छी तरीके से कि पहले उसका जो आय यानी कि वेतन था 600 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया 750। जब आय बढ़ी है तो उसका व्यय यानी खर्च भी बढ़ा होगा और बचत भी बढ़ा होगा। तो बचत कितनी बढ़ी थी 15, 115 हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे यहां से व्यय निकालना है, व्यय तो मैं कैसे निकालूंगा। आप कहोगे आय में से बचत निकाल दो, आपका खर्च निकल जाएगा। ये बात कंडीशन मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी, हाँ या ना, हाँ या ना, बताई थी कि नहीं बताई थी। तो आप 750 में से 115 कम कर दो, 750 में से 115 जब आप कम करोगे तो यहां पर 5 बचेगा, यहां पर 3 बचेगा और यहां पर 6, यानी 635 बच जाएगा। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो 635 उसकी अब व्यय है यानी खर्च है। तो वो ये कह रहा था हमसे कि उसका जो खर्च है यानी व्यय है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ, अब तो मुझे पता है कि 500 से कितना हो गया, 635 हो गया। कितना बढ़ा, आप कहोगे 135 बढ़ गया, लेकिन उसने एक्चुअल नंबर में नहीं पूछा है हमसे, उसने परसेंटेज में पूछा है। उसने पूछा है हमसे परसेंटेज में, परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे बनाएंगे, देखो पहले से कितना बढ़ गया, 135 बढ़ा। किससे बढ़ा, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है वो नीचे, जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर, गुणा करते हैं परसेंटेज 100 से। ठीक है भैया, तो 135 बढ़ा, किससे बढ़ा, आप कहोगे 500 से बढ़ा, 500 से बढ़ा और गुणा करेंगे 100, परसेंटेज का लगाएंगे निशान। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि उसका जो खर्च है पहले से 27% बढ़ चुका है। कितना भैया, पहले से बढ़ चुका है 27%। और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 27%। इसका क्या है भैया, प्रॉपर जवाब है, यानी इसका सही उत्तर है एकदम। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे, आपको करके मजा आया होगा और आपको सीखने भी मिला होगा। इस तरह का कोई भी सवाल अब आपके सामने आएगा, पूरी गारंटी लेता हूं छूट कर नहीं जाएगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, उसको सीखा है तब। तो ये वीडियो आपको जिसके भी माध्यम से मिली है वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा कि आप उनको जरूर देना जिनको मैथ समझ में नहीं आता, चाहे वो आपको छोटे भाई बहन हो या कहीं आपके बड़े दोस्त वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं बाहर जाके, तो ये वीडियो उनको दे सकते हो। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।